जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी थी। जब वो जैसे जैसे अंगदौरजी के साथ ऊपर जा रहे थे तो वहाँ बर्फ जो सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी कि मानो शीशे की चादर बिछी हुई थी। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। यानी वहाँ जो एक बर्फ़ को काटने का फावड़ा होता था, आगे जाने के लिए उनको हर एक बर्फ़ की चट्टान को तोड़ना पड़ता था और इतनी सख्त थी कि उनको बहुत ज़ोर से उस फावड़े का प्रयोग करना पड़ता था। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौरजी ने मुझे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे और यदि इस गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अंगदौरज जी उनके साथ चल रहे थे, तो उन्होंने बचिंद्र को पूछा कि तुम थक गई हो क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो और ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और आश्चर्य भी हो गए। उन्होंने कहा कि जो पहला ग्रुप था उन्होंने शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। अगर यदि हम इसी गति से शिखर कैंप को पहुंचेंगे तो हम दोपहर के 1 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हल्टू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। हल्टू नाम का एक आदमी है, वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो दक्षिणी शिखर में वो जब आराम कर रहे थे तो वो वहाँ पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। हल्टू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौरज जी और मैं इस रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि हल्टू एक साथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। हल्टू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे और जिसकी दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चल रहा है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। और फिर 23 मई 1984 को दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। देखो, इस तरह से उन्होंने वहाँ ये प्रथम भारतीय महिला का किताब उन्होंने हासिल किया। जैसे हल्टू ने एक नायलॉन की रस्सी भी लाई थी, उसके सहारे वो आगे बढ़ रहे थे और वो अंगदौरज जी और ये बछिंद्र दोनों भी दौड़ रहे थे और हल्टू उनको उस रस्सी को पकड़ा हुआ था, उनका बैलेंस ठीक करने के लिए। और फिर हल्टू ने देखा कि जो बछिंद्र ने जो ऑक्सीजन लाया था उसकी मतलब उनके जो 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर वो चढ़ रही थी। उन्होंने रेगुलेटर के पास देखा, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई उसने। फिर उन्होंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई अभी भी आसान उन्हें लग रही थी। फिर दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। उसके बाद अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चल रहा है। तो मेरी सांस मानो रुक गई थी और मैंने एक विचार किया कि मेरी सफलता अभी नज़दीक है। यानी अभी वो एक चोटी पे पहुंच गए। उसके बाद उनको वहाँ महसूस हुआ कि आगे कोई
ऐसी ढलान चीज़ है और सपाट चीज़ है, तो उनको एक विचार आया कि अभी मेरी यहाँ मुझे सफलता मिलेगी। और फिर 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1 बजे तक 1 बजकर 7 मिनट पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, और वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली वो प्रथम महिला थी।